नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश चंद्र जोशी है। जैसा कि मैं पूर्व की कक्षा में बता चुका हूँ कि हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों तक, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रयोगशाला सहायक और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी। तो इन दोनों का अगर पूर्व की भांति ही अगर सिलेबस की बात की जाए, जो अभी तक का सिलेबस होने को है, तो उस सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायो रहेगी, जिसमें फिजिक्स की आज भाग 2 है और जिसमें आज के सेशन में हम मुख्य बात करेंगे मापन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो आइए हम मापन से रिलेटेड चीज़ों के जानकारी को बटोरते हैं। तो जैसा पूर्व में मैंने बताया कि मापन को एक शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में लिखा जाता है, जिसे सूत्र कहा जाता है या विमा कहा जाता है। तो विमा के सूत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज का है शक्ति को पावर कहा जाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि विमाओं को लिखने से पूर्व आपको उनसे संबंधित सूत्र का ज्ञान होना चाहिए या बोध होना चाहिए। अगर हम बात करें पावर के बारे में, तो पावर को जो है वो आपको दिखाया गया है, जैसे कि पावर जो लिखा जाता है वो कार्य बटे समय के रूप में लिखा जाता है। और अगर हम कार्य की बात करें तो पिछले जो सेशन हुआ था उसमें हमने कार्य का विमा आपको बताया था कि कार्य की विमा होती है ml2t-2 और समय की विमा होती है t। तो जिस प्रकार लिखा गया है कि ml2t-2 और उसके अपॉन में t, तो ये क्या हो जाएगा कि t की पावर जो है ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी, क्योंकि हम आपको यह बता चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी घात हो तो पावर में जाने के साथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर t की पावर -2 ऑलरेडी है और t की पावर -1 और -2 एक साथ कंबाइन होंगे तो आपका आ जाएगा t की पावर -3। तो इसी प्रकार आपकी शक्ति की विमा हो जाएगी ml2t-2। अब बात करते हैं हम घनत्व के बारे में। और जैसा कि घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है और डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान मास होता है और मास को कॉन्सेप्ट को लिखा जाएगा m से, और आयतन जो है वो आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपका जो L हो जाएगा L की पावर 3। तो m L की पावर -3, तो इसकी बीमा हो जाएगी m L की पावर -3। तो ये हो जाएगा आपका घनत्व की बीमा। इसी में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संवेग की, और संवेग जो होता है वो P बराबर होता है m/v। m जहाँ द्रव्यमान है और v आपका वेग है या वेलोसिटी है। तो m द्रव्यमान के लिए जो विमा हो जाएगी उसको m लिखा जाएगा और v विमा के लिए क्या लिखा जाएगा, Lt-1 लिखा जाएगा। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जो भी विमाएँ आएंगी वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए आएंगी। तो यहाँ पर हमारी विमा जो है वो m और Lt-1 है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगी mLt की पावर -1। तो ये संवेग की विमा है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है ऊर्जाओं के बारे में एक चीज़ और ध्यान देने की योग्य है कि ऊर्जाओं में गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या फिर आपका कार्य हो, ऊर्जा या कार्य हो, तो इनकी विमाएँ समान रहती हैं। तो आपका जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ mv² या फिर हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो द्रव्यमान के लिए हमने m लिख दिया और v के लिए हमने बताया कि जो वेग है v की विमा होती है Lt-1। तो Lt-1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m और Lt-1 की पावर जो है वो स्क्वायर में जाएगी, तो आपका हो जाएगा m L की पावर 2 और t की पावर -2। अब जैसा पूर्व में हम बता चुके हैं आपको कि कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, इनकी विमाएँ जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, आपकी सिमिलर रहेंगी, समान रहेंगी। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आपका कार्य जो है उनकी विमाएँ समान रहेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका है गतिज ऊर्जा की, ये है आपकी इसी प्रकार क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा की। और माना कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो mgh होता है। m के लिए आप m लिखेंगे और g के लिए जो है वो Lt-1 होगा। g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो Lt-2 हो जाएगी, सॉरी। और यहाँ पर h की जो है वो आपकी h एक लंबाई है तो l हो जाएगा, l और l दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका m L की पावर 2 और -2 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका आ जाएगा m L की पावर 2 t की पावर -2।
हम बात कर रहे हैं ऊर्जाओं के बारे में। तो कार्य ऊर्जा और ऊर्जाओं के जो रूप होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन सभी की विमाएँ एक समान रहती हैं और इनकी विमाओं का निकालने का जो है, इनका जो सूत्र के आधार पर इनकी विमाएँ जो प्राप्त होंगी वो प्राप्त होंगी mLT L⁻² और T⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं PDF में आपको सामने दिखाई पड़ रही है कि इनकी जो विमाएँ हैं वो सिमिलर हैं। इसी में हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विमा है दाब की। तो दाब क्या होता है? दाब देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुदिश लगाया जाने वाला बल होता है और दाब को अगर हम बात करें तो P से डिनोट किया जाता है और P होता है F/A। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि F की विमा क्या लिखी जाती है, तो F की विमा लिखी जाती है mLT और -2 लिखी जाती है ना। और इसी में आपका जो एरिया है, एरिया को लिखा जाएगा L²। तो L² आपका ऊपर की ओर चले जाएगा। तो विमा क्या बन जाएगी? विमा बन जाएगी आपकी mL⁻⁻1 T⁻⁻2। तो आपका विमा बन जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे उसमें कि आपकी जो विमा बन रही है वो क्या बन रही है? आपकी बन रही है mL⁻⁻1 T⁻⁻2। अब बात करते हैं इन्हीं में आवेग के बारे में। आवेग को इम्पल्स कहा जाता है और आवेग के लिए बल और समय का गुणनफल होता है। बल के लिए जो विमा है वो F ली जाएगी, बल के लिए फॉर्मूले में F लिया जाएगा और समय के लिए T लिया जाएगा। जैसा कि बल की विमा पूर्व में बताई गई है कि mL और T-2, तो mL T-2 जो ये बीमा है ये आपकी बल की बीमा है और इसी के साथ समय की बीमा T आ जाएगी। तो आपको पता है T⁻² है और T⁻1 है, तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो T⁻1 आ जाएगा। तो बीमा बन जाएगी mL T⁻1। तो आपकी बीमा क्या बनी? mL T⁻1 जो कि आपकी आवेग की बीमा है। अब इसी में आगे को बढ़ते हैं और आगे आता है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? सामान्यतः बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, इसे टॉर्क कहा जाता है और टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या बल गुणा दूरी होता है। तो बल के लिए हमारे पास mL T⁻⁻2 है और इसी तरीके से आपका दूरी के लिए क्या है? L है। तो दूरी L है, तो ये इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो पुनः mL⁻2 T⁻⁻2। जैसा कि आपको पहले ज्ञात है कि ये वाली जो बीमा है ये भी आपकी कार्य की बीमा या फिर ऊर्जा की बीमा के समान है। तो एक और आपका इनके साथ जुड़ चुका है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बीमा भी समान रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रतिबल की। तो प्रतिबल को स्ट्रेस कहा जाता है। देखो अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो, अगर उसको लंबाई के अनुदिश खींच रहे हो या फिर उसके क्षेत्रफल के अनुदिश खींच रहे हो, तो जो स्ट्रेस होता है वो एक लगाया गया बल और उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लगाया गया बल जो है वो आपका F हो जाएगा और क्षेत्रफल A हो जाएगा। तो बीमा क्या हो जाएगी? mL T-2 L⁻²। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो mL-1 T-2। तो जैसा आप इसकी पूर्व में बीमा देख चुके हैं इस तरीके की बीमा, तो वो बीमा किसकी थी? ये बीमा थी दाब की। तो दाब और प्रतिबल की जो बीमाएं हैं वो आपकी सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सेम किस किस की? दाब की, प्रेशर की और प्रतिबल की। प्रतिबल मतलब फोर्स हो गया, तो इसको स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। तो प्रतिबल की बीमाएं भी आपकी सेम रहेंगी। तो इन सभी में बीमाओं में हम एक महत्वपूर्ण बीमा की बात करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमा है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इस नियतांक की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र का निर्धारण करेंगे जिसे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ, वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के और मास और बॉडी के, और उसके रेसिप्रोकल होता है उसके बीच की डिस्टेंस के या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी आधार पर अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जी और आपका फॉर्मूला बन जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला बना हुआ है। इसी में अगर बात करूँ m1 m2 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, अगर मुझे जी की बीमा निकालनी तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा, m1 m2। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो बल
बल की बीमा होती है MLT-2, ठीक है। और L की बीमा जो है दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, और मास का हो जाएगा मास M1 और M2 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों चीज़ों के आधार पर अगर बात करें तो बीमाओं में जी की बीमा हो जाएगी आपका M की पावर -1, L की पावर आपका जो है L की पावर कितनी बन रही, देखो 2 पावर इधर है और 1 पावर इधर है, तो ये 3 हो जाएगी, और अंत में आपका T की पावर आ जाएगी -2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी में अगर हम बात करें आवर्तकाल की या आवर्ती की, तो आवर्ती और आवर्तकाल जो होता है समय के आधारित चीज़ें हैं ये आपका। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो आवर्ती जो है वो 1 आवर्तकाल होता है, और आवर्तकाल जो होता है एक टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है, और टी जो है वो 1/t की पावर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर -1। तो ये जो दिख रहा है 1/t बनेगा और टी बनेगा -1। तो आवर्तकाल आपका T-1 होता है। और तो ये जो बीमा होती है ये आवर्ती की बीमा होती है। कौन सी बीमा होती है? आवर्ती की। जैसा कि कुछ राशियाँ बीमाहीन भी होती हैं, तो बीमाहीन राशियाँ उन राशियों को कहा जाता है जिनकी बीमाएं शून्य होती हैं या कोई बीमा नहीं होती हैं। बीमाओं के मान में अगर बात किया जाए, जैसा कि आपका यहाँ पर एक कोण दिखाया गया है, एंगल दिखाया गया है, और एंगल में क्या होता है, एंगल जो होता है वो आपका चाप बट्टे त्रिज्या होता है। इसका अगर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो चाप के लिए आपका आर्क हो जाएगा, तो आर्क, और त्रिज्या जो है वो आर होती है, और वो कोण होता है थीटा, तो थीटा बराबर A/R। और ए जो है चाप है, आर्क है, और आर्क लेंथ के बराबर होता है, और रेडियस एल के बराबर होगी। तो यहाँ पर एल और एल जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरीके की जहाँ पर बीमाएँ नहीं होती या बीमाएँ शून्य होती हैं तो उन्हें बीमाहीन राशियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीमाहीन राशियाँ कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियोज़ में देख पा रहे हैं, इससे पहले की पूर्व की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भौतिक राशियों की बीमा सूत्र का निर्धारण करना। तो उन्हीं के आधार पर इसमें कुछ बीमाएं हैं जो महत्वपूर्ण बीमाएं दी गई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ सवाल भी हैं, और जिनमें कुछ सवाल जो इससे आउट ऑफ PDF हैं, और कुछ सवाल जो हैं PDF से रिलेटेड हैं। आइए हम इन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि हमने कितनी चीज़ें जो हैं सीख पाई हैं या कितनी चीज़ें हम जान पा रहे हैं। तो हम अब कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें से आपके जैसे दिखाई पड़ रहा है कि 8 सवाल इसमें हमने रखे हुए हैं। ये जो हैं पूर्व में उत्तर प्रदेश और अन्य परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। तो इन्हीं सवालों में अगर मैं पहले सवाल की ओर जाऊं तो बीमी सूत्र ML की पावर 2 और T की पावर -2 व्यक्त करता है। देखो जैसा कि आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, ये ऊर्जा का बीमा है। और इसी में अगर आगे बात करते हैं, ML T की पावर -1 व्यक्त करता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इन्हीं ऑप्शन में अगर बात करें तो ये संवेगी बीमा है, जैसे कि हमने पूर्व में PDF में आपको दिखाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संवेग हो जाएगा। बीमी सूत्र ML2 T-2 व्यक्त भौतिक राशि है। तो देखो बल है, पृष्ठ तनाव है, बल आघूर्ण है, या प्रत्यास्थता गुणांक है। तो आपको पता है कि टॉर्क बल आघूर्ण के बारे में हमने बात करी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर C। इसी में आपका फोर्थ वाले में अगर हम बात करें तो ML -1 T-1 किस भौतिक राशि का बीमी सूत्र है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं दृढ़ता गुणांक 1, श्यानता गुणांक 2, गुप्त ऊष्मा 3 और गुरुत्वीय विभव 4। तो ये आपका जो है इनमें से आपने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो श्यानता गुणांक का है। श्यानता गुणांक जो होता है वो विस्कस सिटी, श्यानता विस्कस सिटी को कहा जाता है, और उसका कोफिशिएंट होता है ईटा, और ईटा का जो भौतिक राशि का बीमी सूत्र है वह है ML -1 T-1। तो ये जो श्यानता और इनसे रिलेटेड होगा वो अगले पार्ट में आएगा, तो उसमें आपको इस भौतिक राशि के बीमा के बारे में बताया जाएगा। अगर हम अगले बीमी सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ML -1 T-2, तो भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती है। देखो किसके लिए प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका पूछना है। तो हमने पढ़ा हुआ है दाब, प्रतिबल, विकृति और दृढ़ता गुणांक, ठीक है नहीं। तो दृढ़ता गुणांक भी नहीं पढ़ा है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नहीं पूछ रहा है, तो इन बातों का विशेष ध्यान दें, पेपरों में भी नहीं वाली चीज़ों में ये कई बार आपका गलत होने के चांसेस इनमें मैक्सिमम हो जाते हैं। तो दाब के लिए, ये दाब के लिए होता है, ये प्रतिबल के लिए भी होता है, दृढ़ता गुणांक के लिए, तो ये विकृति के लिए नहीं होता है। अगर विकृति की बात करें तो विकृति का अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर देखेंगे, देखो विकृति के लिए आपका
जो बीमा आए थी विकृति लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई, तो विकृति क्या होती है, एक बीमाहीन राशि होती है। तो इसी आधार पर आपका विकृति जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है नहीं। अगला है वह राशि जो बीमी सूत्र ML-1T-2 को प्रदर्शित नहीं करती है। तो क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एक दाब प्रदर्शित हो रहा है, एक प्रतिबल हो रहा है, एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक और शक्ति। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपने इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो इसमें जो है आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है शक्ति वाला, बिल्कुल शक्ति ही इसका आंसर होगा। अगली बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी सूत्र क्या होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है उसका बीमी सूत्र जो है ये प्रतिबल और विकृति के आधार पर निकलता है। तो यहाँ पर प्रतिबल और विकृति के आधार पर अगर बात करें तो ML-1T-2 इसका सही आंसर होगा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और दृढ़ता गुणांक का बीमी सूत्र क्या है इसके बारे में बताइए कह रहा है। तो दृढ़ता गुणांक जो होता है वह आपका ML-1T-2, तो ये अंत वाला जो डी वाला है ये इसका ऑप्शन है। इसके बारे में भी हम आगे जब इसका अगला पार्ट देंगे तो उस पार्ट में इन चीज़ों को समझाया जाएगा। तो इससे पूर्व जो दिए गए थे उन सभी को आधार लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें से बाकी जो 6 हैं उन सभी के बारे में हमने बीमाएँ पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से आप जो है और बीमाओं के बारे में भी गणना कर सकते हैं। तो बीमाओं की गणना करना एक सरल सा काम है, उसके लिए आपको उसका सूत्र का निर्धारण या सूत्र का बोध होना आवश्यक है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक आप एक बार पठन पाठन करिएगा। मैं वीडियोज़ का जो पूर्व में पढ़ाई की वीडियोज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप उनको कमेंट करिएगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद, और अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद।